Students, welcome to the Hindi class Standard 6th. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 पढ़ा था, जिसमें हमने एक छोटा हिरण का बच्चा है जिसका नाम है सोना। उसकी कहानी पढ़ी थी कि एक शिकारी होता है जो इसकी माँ को मारकर इस पर दया खाकर इसको अपने घर ले आता है। उसके बाद फिर उस हिरण को किसी बूढ़ी औरत को दे दिया जाता है, जिसका पालन पोषण वो बूढ़ी औरत करती है। फिर यहाँ उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह अपना सारा दिन व्यतीत करता है और उसके बाद वो अपनी जो मालकिन है उससे कैसा व्यवहार करता है। फिर यहाँ कुत्ते और हिरण की तुलना की गई थी कि कुत्ता जो होता है वो अपने स्वामी को पहचानता है और उसके प्रेम या क्रोध को पहचान लेता है, लेकिन एक जो हिरण है वो क्रोध को नहीं पहचानता है, बस केवल स्नेह को जानता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। यानी सोना एक हिरणी थी जो क्या है, अब एक वर्ष भर का समय हो गया था, यानी एक साल बीत गया था, तो वो अब क्या है एक बड़ी हिरणी में बदल गई थी। टांगे अधिक सुडैल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में थी। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपने नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दिन सोना अपनी सखी को कोसती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर वह सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया था और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद सब पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की संबंध घड़ियाँ लौट आईं। यानी एक कुतिया है जिसका नाम है फ्लोरा, तो उसने क्या है 4 छोटे छोटे बच्चे दिए थे। तो जो भक्तिन थी, जो बूढ़ी औरत, वो क्या है उनमें व्यस्त हो गई थी, आजकल सोना की तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी। तो एक दिन क्या है जो फ्लोरा है वो बाहर चली गई, क्योंकि उसे क्या है सोना पर विश्वास था, क्योंकि वो सोना जो है उसके बच्चों को नहीं मारती थी और उनके साथ खेलती थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। यानी अब क्या हुआ, उस औरत को क्या बद्रीनाथ जाने का काम हुआ, तो वो क्या है अपने साथ भक्तिन को भी ले जा रही थी, तो साथ में
फ्लोरा को भी ले जाने का उसने निश्चय किया। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। यानी जो सोना थी वो दिन भर क्या करती थी, छात्रावास में जाकर वहाँ मैदान में खेलकूद करती थी, तो वहाँ के बच्चे उसको देखकर बड़े खुश होते थे, उसे कुछ खिलाते थे। तो अब क्या है, जो छात्रावास था वो भी बंद हो चुका था, तो इस वजह से सोना के जो कार्यकलाप थे वो भी बंद पड़े हुए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, और यानी जो उसकी मालकिन है वो भी नहीं थी, अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। हॉलडाल बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। यानी जो फ्लोरा के बच्चे थे, जो उसने 4 पिल्ले दिए थे, वो उनके बारे में बताया गया है। सोना की सहज चेतना में ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, ना प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद और स्वाद प्राप्त कराने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका में माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तंभता की स्थिति में बंधन सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। यानी जो मालकिन है और भक्तिन के चले जाने पर क्या हुआ, वहाँ पर जो माली था उसने सोना को रस्सी से बांध दिया। तो सोना को रस्सी से बांधने की तो आदत थी नहीं, तो वो एक दिन जोश में आकर बहुत तेज़ उछली। जैसे ही उछली तो रस्सी की वजह से बंधी हुई थी, तो वो सीधे ज़मीन पे आके गिरी, जिससे उसकी अंतिम सांस अटक गई। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरनी नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरण पालना पड़ रहा है। यानी इस दुखद घटना के बाद भक्ति ने फिर से निश्चय किया कि वो हिरण नहीं पालेगी, लेकिन फिर भी उसे हिरण पालना पड़ रहा है।